आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 3 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे। हमास और फतह में बन गई बात, गजा में निजाम संभालने का मंसूबा तैयार, लेकिन सीजफायर कब? डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को क्यों दी भारी कीमत चुकाने की धमकी? इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने हिजबुल्लाह के साथ पूरे लेबनान को क्यों दी बड़े एक्शन की वार्निंग? और रूसी फौज लगातार बढ़ रही आगे, यूक्रेन के कुछ और इलाके कब्जाने का दावा। तो ये थी कुछ सुर्खियां, कुछ सवालों के साथ तो कुछ क्लेरिफिकेशन के साथ, लेकिन खबरें इससे ज्यादा होंगी। सबसे पहली खबर तो हमास और फतह। हमास जो गवर्न करता था गजा को, और फतह जो संभालते हैं निजाम वेस्ट बैंक का, महमूद अब्बास वाली पार्टी। इन दोनों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि जंग बंदी होने पर गजा का निजाम कैसे संभाला जाएगा। हमने कल आपको अपडेट दी थी कि मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में ये सारे लोग काहिरा में इकट्ठा थे। हमास का भी डेलीगेशन था और फतह का भी था। इन दोनों पॉलिटिकल मूवमेंट के जो डेलीगेशन थे और ऑफिशियल्स थे सीनियर, उन्होंने बात की और ये तय हुआ है कि जैसे ही गजा में जंग बंद होती है, दोनों एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी में गजा के स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, वही सिविल अफेयर्स संभालेंगे। असल में कल ये बात सोर्स के हवाले से सामने आई थी। आज इसको लेकर अल मायदीन लेबनीज वेबसाइट ने यह दावा किया है कि हमास और फतह के बीच जो MOU साइन हुआ है, उसकी कॉपी अल मायदीन के हाथ लग गई है। इस बारे में फतह और हमास के इस एग्रीमेंट के बारे में ईरान की न्यूज़ एजेंसी इन्ना ने भी खबर छापी कि एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या होगी गजा में जंगबंदी के बाद, उसको लेकर पोस्ट वॉर जो होगी मैकेनिज्म, उसको लेकर रिपोर्ट सामने आ गई। और इन्होंने भी अल मायदीन के हवाले से पूरी रिपोर्ट बताई और बनाई। यही कहा कि कमेटी होगी और ये कम्युनिटीज़ के अफेयर देखेगी। कम्युनिटीज़ और कमेटी अलग अलग चीज़ है। तो ये सारे कैसे निज़ाम क्या कुछ होना है, तामीर नौ का काम क्या होगा, जो अभी जर्जर हालत में है क्या उनमें से कुछ बन सकते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बाकी सब चीज़ें, घर, मकानात, दुकानात और आपके बाज़ार, इन सब का निज़ाम देखने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हाँ, लोग ना हमास पॉलिटिकल मूवमेंट से होंगे ना फतह पॉलिटिकल मूवमेंट से होंगे, बल्कि आम लोग हैं। बढ़ते हैं आगे। सर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बहुत बड़ी धमकी दी है। अभी इन्होंने व्हाइट हाउस नहीं संभाला है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यही बनेंगे प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है, इलेक्शन जीत गए। तो ये कह रहे हैं कि देखो छन्नू, 20 तारीख से पहले हम जो है आ रहे हैं, उन्हें बता दो हमास वालों को कि जो है अपना इंतज़ाम कर लें, सीज़फायर कर लें, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आए फिर वो हमास के पास पैगाम पहुंचा है। कौन आया था? छेनू आया था। छेनू आया, छेनू पैगाम लेकर आया कि भाई ट्रंप ने कहा है, वार्निंग दी है। और ये द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस हेडलाइन बनाया और वाकई दी है। ट्रंप ने वार्निंग दी है, देयर विल बी ऑल हेल टू पे इफ होस्टेज आरंट रिलीज बाय जनवरी 20। कि अगर होस्टेजेस जो हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के कब्जे में हैं, उन्हें 20 जनवरी तक, मेरे ऑफिस संभालने के दिन तक अगर रिलीज ना किया गया, आज़ाद ना किया गया, तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी गजा को। और क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? डोनाल्ड ट्रंप, आपको नहीं दिख रहा? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये वो शख्स है जो हमेशा इस डील के रास्ते में अड़ंगा लगाता है। आपको उनसे बोलना चाहिए। जो गजा ऑलरेडी सारी कीमत चुका चुका है, बर्बाद हो चुका है। 44-45 हज़ार लोग आपकी कंट्री, आपकी मौजूदा हुकूमत के दिए हुए बमों से मारे जा चुके हैं इजराइल के फाइटर जेट्स के हाथों। उन्हें आप और क्या हाँ, हमास को आप धमकी दे सकते हैं। और हमास को अगर ये सीधी धमकी है तो फिर हमास को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अमेरिका का आगे ओथ लेने वाला प्रेसिडेंट अगर ये सीरियसली कह रहा है कि आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो भैया कोई रास्ता निकालो। एक तरीके से ये हमास पर प्रेशर है कि ज़्यादा शर्तें सख्त मत करो, रास्ता आने दो, हवा आने दो, हल्की शर्तें रखो, वरना कीमत तुमने ही चुकानी है, इनका तो कुछ नहीं होगा। ये तो भतीजा है। अब देखिए, सब कुछ आंखों के सामने, सब कुछ, जबकि इन्हें देखना चाहिए जो बाइडेन को और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को भी कि उन्हीं के वहीं की सीनेट में बैठने वाला, यूएस कांग्रेस में बैठने वाला एक सीनेटर क्या कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू गजा में वॉर क्राइम कर रहा है। अगली हेडलाइन है इन्ना की, नेतन्याहू's गवर्नमेंट कमिटिंग वॉर क्राइम इन गजा।
और सैंडर्स कह रहे हैं, बर्नी सैंडर्स एक बहुत सुलझे हुए और बहुत सीनियर सेनेटर हैं और ये बार बार इस बात को कहते हैं कि इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है वो जुल्म की इंतहा पार कर देने वाला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये शख्स सुनाई और दिखाई नहीं देता अपने यहाँ ही, जो वे ये कह रहे हैं कि भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या वॉर क्राइम करने वालों को भी, जो अपने दोस्तों की मंडली में और चटिया में आते हों, क्या उन्हें भी कभी कोई धमकी दी जा सकती है कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे? नहीं, ये एजेंडे में फिट नहीं बैठता ना, ये एजेंडे में फिट नहीं बैठता। वो लॉबी कहाँ है, फिर वो कैसे चंदा देगी? सारा खेल पैसे पावर का है, पॉलिटिक्स इसी से चलती है। अब डोनाल्ड ट्रंप जब इतनी बड़ी धमकी दें तो फिर इजराइल जो कई जंग के मोर्चों पर घिरा हुआ है वो क्यों पीछे रहेगा? उसका जो एक नया डिफेंस मिनिस्टर आ गया है योव गैलेंट की जगह, इजराइल काट्स, उसने क्या कहा है? वी विल नॉट टॉलरेट लेबनान इन द इवेंट ऑफ कोलैप्स ऑफ द सीज फायर। अगर सीज फायर टूटता है, अगर सीज फायर टूटता है तो फिर लेबनान को समझ लेना बख्शेंगे नहीं। पहले तो आप टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए, काट्स ने वार्निंग दी है लेबनान को कि अगर सीज फायर फेल हुआ, ख़त्म हुआ, टूटा, तो इजराइल अपनी स्ट्राइक्स की, अपने हमलों की कोई लिमिट नहीं रखेगा, लातादाद बेशुमार हमले करेगा हिजबुल्लाह पर। लेकिन कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जो आगे कहा उसमें आप समझिए ये पूरे लेबनान के लिए धमकी है कि वी विल नॉट टॉलरेट लेबनान इन द इवेंट ऑफ कोलैप्स ऑफ द सीज फायर एंड वी विल रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली। ज़बरदस्त जवाब देंगे। अब सुनिए, नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन हिजबुल्लाह एंड लेबनान, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं। इट मीन्स कि सिर्फ लेबनान के सदर्न पार्ट पर या हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, फिर पूरे लेबनान पर हमले होंगे। आप इस बयान की गहराई में जाइए। ये एक फुल स्केल वॉर, जो 3 दिन पहले नेतन्याहू ने कहा था एक फुल स्केल वॉर होगी, ये फुल स्केल वॉर की एक दूसरी धमकी इजराइल की तरफ से है, पहली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और दूसरी वॉर मिनिस्टर की तरफ से या डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। इसे बहुत सी इससे समझने की ज़रूरत है। एक और ख़बर ये है कि मैंने आपको परसों ही बताई थी हल्की सी, कि इजराइल में जितनी मस्जिदें आती हैं, जहाँ जहाँ इजराइल ने कब्ज़ा जमा रखा है, उसकी फोर्सेस हैं वो फ़लस्तीनी इलाके, वहाँ वेस्ट बैंक की तरफ मस्जिदों में आज़ान देने पर पाबंदी लगा दी गई। लोग बड़े तिल मिलाए, चारों तरफ से मजम्मत तो हो रही है, लेकिन आज इस खबर को जीनत बनाया मिडिल ईस्ट आई ने 2 दिन बाद, जब हम पढ़ चुके थे, खैर कल बनाया 1 दिन बाद, और इन्होंने ये बताया कि जो है ये कह रहा है कि इससे खलल पड़ता है। इस खबर को दिखाने का मकसद एक सवाल है कि अरे 2 मिनट की अजान से खलल पड़ता है हमारे इजराइलियों के कानों में। तो भाई ऐसा है इतमार बेन-गुविर, वो जो तुम्हारे ज्यूज़ और ये सेटलर्स अरब ममालिक में हैं, नौकरियां कर रहे हैं बहुत मोटी मोटी सैलरी पर, और अरब हुक्मरानों ने उन्हें रख रखा है। यार वो लोग कैसे वहाँ रहते होंगे? वहाँ तो हर वक्त चारों तरफ से अजान की आवाज़ आती है। ऐसा करो, उन्हें वहाँ से बुला लो, उनकी मोटी सैलरीज छोड़ करवा कर उन्हें क्रांतिवीर अग्निवीर अपने यहाँ बनाओ, या फिर अरब हुक्मरानों से मुतालबा किया जाए कि उन्हें लात मार के बाहर निकाल दें कि भैया तुम्हें तो अज़न से तकलीफ होती, हम तुम्हें तकलीफ में नहीं रख सकते, एक बार एक लात की तकलीफ झेलो और अपने जाओ जहाँ जाना है, जो कब्जा रखें ज़मीनें। कैसे रह लेंगे? दुनिया भर में ज्यूज़ और मुस्लिम ममालिक में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैले हुए हैं। इस बयान को बिना बना लेनी चाहिए, या फिर बेन-गुविर जैसे लोगों को काबू में रखना चाहिए, पट्टे में। आज क्या हुआ वेस्ट बैंक में? टर्किश गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है तुबास में, वेस्ट बैंक में। वहाँ की आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इजरायली फौजी हैं, बंदूक की नोक पर उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को, किसी को ज़मीन में बैठा रखा है, किसी को खड़ा कर रखा है। ये इंटरोगेशन है इमरजेंसी मेडिकल वर्कर्स का। इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो बेचारे यहाँ गवाहियाँ दे रहे हैं, खड़े हुए हैं। ये ह्यूमिलेशन होता है। इस तरीके से इन लोगों को परेशान किया जाता है और फिर उसके बाद फिर इल्ज़ामात लग जाते हैं बड़े तगड़े करके। तो पूरे स्टाफ की चेकिंग करते हुए ये वीडियो सामने आया था, जिसका स्क्रीनशॉट हमने दिखाया। सर सीरिया की बात कर लेते हैं, अधूरी रह जाएगी क्योंकि इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा वहीं का है। और ये बताया गया है कि रेजिस्टेंस फैक्शंस जो हैं वो हामा में पहुंच गए हैं बशर अल-असद की हिमायत में, और वो मिलिशिया जो बशर अल-असद की हुकूमत पर हमले कर रहा है उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। सीरियन आर्मी के साथ जो है अब रेजिस्टेंस फैक्शंस, यानी यूँ समझ लीजिए इराक से आ गए हैं, और ये हज़ारों की तादाद में आए हैं। अब ये बताया गया है कि
असद की आर्मी के साथ मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि भैया बशर अल असद की हुकूमत चल रही थी, ठीक है, ये आया कहाँ से ये सब लोग हो, अभी तक कहाँ थे एकदम से? मतलब ठीक है कुछ सालों से ठंडे थे, एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है? यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाने की इजाज़त मिल जाए, फिर सीरिया में ये हो जाए, समझ में नहीं आ रहा है। लेबनान में सीज़फायर हुआ, उसकी वजह थी, पिटते पिटते बचाना भी था। ये सीरिया वाली कहानी जो है एक कॉन्स्पिरेसी है, और ये जो जितने लड़ने आए हैं इनमें से ज़्यादातर भाड़े के, आप यकीन मानिएगा। बहुत से लोगों को शायद ये बातें बुरी लगें या समझ ना आए, इनमें से बहुत ज़्यादातर मर्सिनरीज हैं। हाँ, लोकल्स भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जियोपॉलिटिक्स, यही राज करने की नीति ही तो राजनीति है। उसमें साम दाम दंड भेद, क्या बुरा क्या अच्छा। तालिबान को किसने बनाया? तालिबान से कौन लड़ा? तालिबान ने किसको भगाया? और जिसने तालिबान को बनाया था वो सोवियत से बचाने आए थे। उस रूस के साथ आज तालिबान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। ये घड़ी है, घूमती रहती है, सुइयां मिलती हैं, फिर एकदम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाती हैं। मेरी बात बहुत से लोग समझ गए होंगे। सर, आखिरी खबर दिखा रहा हूं। रशियन फौजियों ने 2 और यूक्रेनी इलाकों को कब्जाने का दावा किया है। 2 और कम्युनिटीज यूक्रेन के हल्के से और हलक से छीन ली हैं। डोनबास एरिया, इसमें जो है ज़ापोरोवज़ाय रीजन है, इसको कब्जाया गया है पिछले एक दिन में। और ये बताया है कि यूक्रेन के 370 फौजी रूस के हमले में मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस शो आप देख रहे थे, कुछ बड़ी खबरें कम कर दी ताकि आप, बहुत से लोग आखिर तक नहीं देख पाते। तो अब उम्मीद ये है, कोशिश ये है कि आपको 5, 7, 8 बड़ी खबरें दें, 9, 10 ही दे दें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा टाइम का हो रहा है, बहुत जल्दी पैटर्न सेट हो जाएगा। सभी के साथ दिक्कत हो रही है, बस इतनी अच्छी खबरें आपको दे दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे दुनिया भर की खबरें लेकर आएंगे और आपको कुछ और नई खबरें देंगे। रिपीट नहीं करते जब तक बड़ा डेवलपमेंट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।